Welcome to the class, बच्चे. Good evening, everyone. Good evening. Very good. तो आपकी मैम ने मुस्कान क्या दिया है? लॉज दिए हैं आपको याद करने के लिए? यस मैम, पूरी बुक्स के लो जो भी करवाई अभी तक. 5 लॉज तो आपके फर्स्ट यूनिट में ही है. यस मैम. चलो कोई बात नहीं, 5 लॉज तो आज की क्लास में ही हो जाएंगे. तो वो तो फिर आप थर्मोडायनेमिक्स के हैं. थर्मोडायनामिक्स के हैं या कोई बात नहीं, हो जाएंगे. नॉट टू वरी अबाउट दैट. ठीक है. कल टेस्ट है मैम. ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हम हेल्प कर देंगे अगर कोई लॉ समझ ना आए. ठीक है. तो यस मैम. आफ्टर क्लास पूछ लेना, बता देंगे. ठीक है बेटा. ओके मैम. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा. मैम जो 6:30 पर क्लास लगती है उस पर भी आप ही मतलब टीच करते हो? 6:30 केमिस्ट्री. यस मैम. यस बेटा. और मतलब सेम सेम सिलेबस होता है उस टाइम? हाँ, एक्चुअली बेटा ये डिपेंड करता है ना कि कौन सा बैच है. बैच टू बैच है ना. यस मैम. जैसे मैं बिलासपुर स्कूल से हूँ तो जैसे एक बैच में एक ही लड़की होगी बिलासपुर की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब देखा ना स्कूल में जो लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं वो एक एक बैच में ही है. नहीं बेटा, उनके बैच अलग हो गए होंगे. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं ओके कि मैम. एक नो मैम, मैं पहली क्लास में भी हुई है एक लड़की सिलेक्ट, वो भी इसी बैच में है. ठीक. ऐसा कुछ नहीं है. ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बैच असाइन किया गया है. ठीक है बेटा. यस मैम. ये डिपेंड करता है कि बैच पे क्या है, क्योंकि कई बैच हैं तो साइमल्टेनियसली हमारे चल रहे हैं. ठीक है. यस मैम. तो इस बैच में सारे नॉन मेडिकल वाले हैं? हाँ, अभी तो क्योंकि जेई के अलग है बेटा और नीट के अलग है. ओके मैम. ये जेई का बैच है. ठीक है. गुड इवनिंग मैम. यस गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग बेटा. मैम. मैं चाहता, हाँ बेटा. आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अपना जो अपना 50-60% सिलेबस है अच्छे से करो. मैं ये नहीं कह रही कि 100% सिलेबस करो, बट 50-60% सिलेबस इतने अच्छे से करो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए. ठीक है. यस मैम. यस मैम. यस मैम. 100% के पीछे नहीं भागो. आप उतना करो जितना आपके एग्जाम में आता है. थोड़ा करो, लेकिन उस थोड़े को इतना 100% अच्छे से करो कि उसमें चाहे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग कर लो. मैम नोट्स चाहिए थे बेटा. आज मैं अभी ना थोड़ा सा उनको चेंज करके ना, जो शॉर्ट जो एलएमपी है, मैं आज ट्राई करूंगी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दो. ठीक है बेटा. यस मैम. हाँ. और लाइक आपको यूनिट के अलावा और कुछ चाहिए तो यू कैन लाइक मैसेज कर दीजिए मुझे. मैं आप लोगों को भेज दूंगी जिस भी चैप्टर या यूनिट के आपको नोट्स चाहिए. ठीक है बच्चे. मैं पर्सनली सेंड कर दूंगी आपको. सो टेंशन मत लीजिए, ना नोट्स का, ना रिकॉर्डिंग्स का, ना वीडियो लेक्चर्स का. वो आपके पास अवेलेबल होंगे. ठीक है. जब यस मैम. सब अवेलेबल हो जाएंगे. एक बार सारे बच्चे आ जाए देन वी विल स्टार्ट द क्लास, क्योंकि फिर ऐसे लगता है कि आधे बच्चे रह जाते हैं और आधे नहीं. जैसे उन चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है. तब तक हम जो कल की क्लास का था वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ना. ठीक है. यस मैम. मोनिका को लग रही है ना बच्चा? बहुत ठंड लग रही है. ठंड पड़ रही है बेटा. देखो ठंड तो पड़ रही है, नो डाउट. ठीक है. तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से ख्याल रखिए, बीमार नहीं होइए. ठीक है. यस मैम. बस ध्यान रखिए. चाय काढ़ा कॉफी जो भी हो पीते रहिए. ठीक. हाँ, तो अब हम थोड़ा सा कल की क्लास को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, तब तक जब तक हमारे सारे बच्चे ज्वाइन नहीं हो जाते हैं. ठीक है. चलो, अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप लोग मुझे एक बार करें. मोनिका प्लीज म्यूट कर लो बच्चा है. हाँ. चलो, तो मैं अब बात करती हूँ हमारे प्रीफिक्सेस की, जो हमने नाम लिए थे, जो हमने नाम क्या कहते हैं याद करे थे. ठीक है. तो मैं पूछती हूँ
कि डेका को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेका की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। यस नवीन, सॉरी, 10 raised to power 10 raised to power 1. वेरी गुड, ओके। इफ आई आस्क यू लाइक सेंटी, सेंटी की क्या होती है? यस 10 मैडम, raised to power -2. आप लोग रेज हैंड किए, मैं आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं बाय नेम कॉल कर लूंगी, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए पिको का क्या होता है, मुस्कान? मैम पिको की 10 raised to power -12. वेरी गुड। नाउ गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। नैनो की क्या होती है कृतिका? मैम 10 raised to power -9. वेरी गुड, 10 रेज़ टू पावर, ओके। फैमटो की क्या होती है? फैमटो बताएगी कशिश। ओके, कशिश नहीं तो फिर तमन्ना। मैम 10 raised to power -15. वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। आटो की क्या होती है? आटो की क्या होती है? यस लीना। 10 raised to power यस, मैम 10 raised to power -18. वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। लाइक किलो की क्या होती है? 10 raised to power 3. वेरी गुड। और गीगा की क्या होती है मनीषा? गीगा। मैम 10 raised to power 9. वेरी गुड। मेगा की क्या होती है लीना? मैम 10 raised to power 6. वेरी गुड, वेरी गुड। और पैंटो की क्या होती है? मैम किसकी? Ma'am, 10 raised to power -15. इट्स फैमटो, वेरी गुड, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय हेक्सा? 10 raised to power मैम 16. 16. वेरी गुड, हेक्सा मीन 16 ना, तो 10 रेज़ टू पावर 16 इज होता है हेक्सा। ओके गुड, कूल, आप लोगों ने अच्छे से किया है। नाउ बात करते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर की। पढ़े थे हमने सिग्निफिकेंट फिगर, राइट? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, कितने ma'am. रूल्स पढ़े थे हम लोगों ने? Ma'am 6. 7. 7, वेरी गुड, 7 रूल्स पढ़े थे हमने। चलो अब जो हमारा फर्स्ट रूल है वो उस रूल को साक्षी एक्सप्लेन करेगी। यस साक्षी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द फर्स्ट रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? Ma'am, all the non-zero digit are significant. वेरी गुड, ओके। सेकंड रूल को लीना एक्सप्लेन करेगी। यस लीना, प्लीज एक्सप्लेन इट बच्चे। Ma'am, 0 presenting to first non-zero digit are not significant. Ma'am, और मुस्कान, कैन यू Yes, इलैबोरेट ma'am. सेकंड रूल? Ma'am, second rule is when a number is greater than 1, all the Very zero to the right of the decimal point are significant. For example, जैसे 20.172, तो इसमें 5 क्या बोलते significant figures होंगी. very good, very good. Okay, Saima, can you explain the third rule beta? Yes, ma'am. Ma'am, the third rule is कि for a number less than 1, only 0 to the right of the first significant digit add the significant, but the 0 to the left of the first significant digit are not significant. Very good, keep it up. Achal, can you tell me the fourth one beta? 0 at the end or the right of the numbers are significant, provided they are right side of the decimal point. No. Naveen? 0 between the two non-zero digits is significant figure. ओके बेटा आंचल, ये रूल था हमारा कि जो हमारे दो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे अगर उनके बीच में हमारी जीरो आ जाती है तो जीरो काउंट होगी एज एन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है मेरा बच्चा? ओके Yes, चलो ma'am. फिफ्थ रूल कौन बताएगा?
Ma'am, can I? गिव मी अ सेकंड, 2 मिनट रुको, मैं देखती हूँ फिफ्थ रूल, क्योंकि आप लोगों का नंबर आ चुका है। ठीक है, तो अभी जिनका नहीं आया उनको तो बताने दो, रुक जाओ मेरे पास बताएगी, क्योंकि हाथ ही सिर्फ कुछ लोगों ने, गिने चुने लोगों ने रेज हैंड कर रखे हैं अपने। भाई और तो अपने हाथ उठाओ, क्या मैं इन लोगों से पूछती रहूं? मुस्कान, नवीन, साइबा, विनय, आंचल, बस इन लोग, लीना, इन लोगों से पूछती रहूं? आप लोग नहीं बताओगे मुझे? ये सुहानी, बताइए मुझे। ये सुहानी, रूल बताइए बेटू, मुझे फिफ्थ रूल बताओ। Ma'am, trailing zeros in a whole number with the decimal show are significant, and placing a decimal at the मतलब end a number is usually not done. बेटू ये हो चुका है, फिफ्थ रूल के बारे में बात हो रही है। Ma'am, fifth, हम्म, all non-zero digits are ये भी हो गया बेटू। fifth, आंचल, क्या all बताओ? the zeros that are not the right of the last non-zero digit after the decimal point are significant. बच्चों ये भी हो गया। बताइए। आंचल, कहाँ गई पता नहीं। ये साइमा, बताइए फिफ्थ रूल बताइए। Ma'am, fifth rule है, when adding or subtracting, the number of decimal places in the answer should be equal to the number of decimal places in the number with the least number of decimal places. वेरी गुड, ओके। सिक्स्थ रूल कौन बताएगा? मुस्कान। In multiplication and division, the number of significant figure in the answer same as that in the number with least number of significant figures. वेरी गुड। सेवंथ रूल कौन बताएगा? लीना। ये सिमरन, सिमरन बताएगी सेवंथ को। ये सिमरन। मैम इसमें राउंड ऑफ होता है, मतलब जैसे कि 5 से पीछे है वैल्यू, 5 से पीछे है वैल्यू तो उस वो एडिटिव रहेगी, और अगर उसके 5 से आगे है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, जैसे कि 9.6 तो हम इसको 10 लिख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसमें जो सेवंथ है उसमें और 3 रूल थे, कौन कौन से थे? कौन बताएगा? नवीन, Yes, ma'am. बताइए। Ma'am, अगर ना greater than 5 हुआ तो हम्म। उसमें ऐड हो जाएगा 1। हम्म, अगर इक्वल्स टू 5 हुआ तो सेम ही रहेगा, अगर ना सेम रहेगा अगर उसके पीछे ऑड नंबर हो तो ना, हाँ, अगर ऑड नहीं ऑड और होगा तो इवन का सिस्टम था। अगर हमारा क्या है, वो ऑड होगा और ये 5 हो जाता है तो वो ऑड इवन में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर है लाइक 12.5 तो वो क्या रहेगा? वो 12.12। 12 ही रहेगा। ठीक है, अगर नंबर इवन है तो भी इवन ही रहेगा। लेकिन लाइक नंबर है जैसे 11.5 तो 11 चेंज होके 12 हो जाएगा, क्योंकि वो 11 जो है क्या है, वो हमारा ऑड नंबर है। ओके, चलो वेरी गुड, कीप इट अप। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने लॉज की। पहले ये बताओ कि जो हमारे लॉज की स्टार्टिंग हुई थी वो किस सेंचुरी में हुई थी और किसने करी थी? मैम, हमारे लॉ की स्टार्टिंग हुई थी इन 1789। फ्रेंच केमिस्ट एंटोनियो लेवोजियर, उन्होंने लॉ निकाला था केमिकल कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने दिए थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यू कैन से दैट फादर ऑफ केमिस्ट्री, राइट। उन्होंने Yes, 18th ma'am. सेंचुरी में हमारे 5 लॉज को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाती हैं, उनमें क्या होता है, कुछ रिएक्शंस में उनमें क्या होता है, लॉज लगते हैं। उन लॉज के बेसिस में जो आजकल हम अपनी केमिकल रिएक्शन है वो सारी की सारी उन पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो हमारे 18th सेंचुरी में 1789 में एंजेली लेवेजियर ने क्या कहा था, पहला लॉ दिया था, दैट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास। मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है कि हमारा जो मास है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या फिर प्रोडक्ट का हो, जो मास होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, Equal. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई सॉरी मैंने वाटर के साथ कुछ, क्या हुआ, वाटर को अगर हमने तोड़ा, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इन दोनों का जो मास होगा, लाइक वाटर एंड दैट H2NO, दैट इज इक्वल टू, हमारा क्या होगा, सेम होगा, है ना। यही बोला है ना हमारा मास ऑफ कंजर्वेशन में। Yes, ma'am. तो चलो अब हम बात करते हैं अपने मास ऑफ कंजर्वेशन की। ठीक है, जो हमारा मास ऑफ कंजर्वेशन है वो बेसिकली उसमें क्या बोला है कि जो हमारा मैटर है, मैं अब मैटर क्या होता है, क्या होता है मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो वो मैटर होता है, जो हमारा मैटर होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, Create. कर सकते हैं। किसमें, ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मान लो हमने कोई केमिकल रिएक्शन करी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, मान लो हमने क्या किया कि कार्बन एंड ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बनाया। तो अगर हमने ये जो रिएक्टेंट लिए दो, इसमें क्या हुआ, ये दोनों ने मिलके सिर्फ यही तो बनाया, और कुछ ना तो इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ है, ना कोई चीज बनी है, कुछ नया चीज बना है, नो मैम। नहीं ना। नो मैम। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन में ना तो कुछ चीज क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुई है, और ना ही चीज कोई क्रिएट हुई है। बस हमारा क्या हो गया, एक नया कंपाउंड फॉर्म हो गया, लेकिन जिसका मास क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और होना भी चाहिए। अगर वो सम के मास दोनों का, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इक्वल नहीं है, तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसमें अगर हमने मान ला कि A+B, हमने ये दो क्या ले लिए, रिएक्टेंट ले लिए। ठीक है, यस। रिएक्टेंट ले लिए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, कोई C+D बन के क्या आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे, जो इनका मास होगा वो क्या होगा, इक्वल। दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं हम, बैलेंसिंग करेक्ट वे में करते हैं, ताकि जो रिलेशन है बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, हमेशा एक स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन में बनना चाहिए, ताकि क्या हो, हमारा वो लॉ फॉलो हो सके। जैसे मेरा ये एक एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन लिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन लिया है, और यहाँ पर वाटर बना दिया। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें हाइड्रोजन के दो ले लिए, दो एटम, और ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16 होता है ना, Yes, ma'am. 16 2 जा 32, 32. 32। ठीक है, 16 2 जा 32। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, और यहाँ पे 16, 16 प्लस 1 ये कितना हो गया, यहाँ पे सॉरी 2 है, 2 प्लस 16 दैट इज 18। 18. लेकिन हमारे पास ये क्या है 34, 34. और ये क्या है 18। तो क्या ये फॉलो करेगा हमारे पहले लॉ को, No, ma'am. नो नहीं मैम। था। क्यों फॉलो No, नहीं ma'am. था, क्योंकि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस नहीं है, जो मासेस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं, डिफरेंट है ना। यस। तो अब हमारा सेकेंड एग्जांपल दिया मैंने, जैसे मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन के दो एटम ले लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन ले लिया।
अब जब इन दोनों को कंबाइन किया तो मैंने लिख दिया 2H2O। अब यहाँ पर देखो कितना बन गया, यहाँ पर कितने हो गए 2 2 जा 4 और यहाँ पर कितना हो गया 16 2 जा 32। अब ये क्या मिला हमको, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन के कितना है 2 और ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18, 18 2 जा 30 और यहाँ पर 32 प्लस 4 कितना हो गया 36। तो यहाँ पर क्या हो गए मास इक्वल। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, बैलेंस। करेगी, बैलेंस है। तो हमें क्या होगा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ फॉलो होगा। ठीक है यस मैम। ना। चलो Yes. अगर मैं आपको एक और Yes, एग्जांपल देती हूँ, लाइक मैंने क्या किया कि जो मेरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, क्या होता है मर्क्यूरी का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारी मर्क्यूरी को, कोई बताएगा मुझे। मैम HG। वेरी गुड। मैंने बोला कि मेरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब मैंने हीट अप किया तो इसमें से क्या हुआ, मरकरी अलग हो गई और हमारा क्या हो गया, ऑक्साइड अलग हो गए। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, अब मरकरी मैंने ले ली, ये जो टोटल है वो मैंने 100 ग्राम्स ले ली। ठीक है ना, इसका जो मास था वो 100 ग्राम है। ठीक है। अब किसी ने कहा जो ये मरकरी है ये तो 93 है, तो इसका वेट कितना होगा, कोई बता सकता है कितना होगा। मैम 7। 7, इट शुड बी 7 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हमको मासेस को इक्वल करना है, हमारे पास दो, एक जो हमारा रिएक्टेंट का एक कंप्लीट मास दे रखा है कि 100 है। ठीक है, जो हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उसका 100 है। जब हमें सिंगल मर्करी का 93 दे दिया तो हम क्यों नहीं निकाल सकते अपना 7, आराम से आ जाएगा 93 प्लस 7 100, क्योंकि हमें तो भाई बैलेंस करना है ना, हमें तो इक्वल करना है, तो कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास दो वैल्यूज दे रखी है तो तीसरी तो आराम से निकाल सकते हैं ना बेटा। यस मैम। यस मैम। ओके अच्छा चलो अब बात करते हैं, जब हमारा मैटर एक फिजिकल चेंज, गिव मी अ सेकंड, सॉरी अब बात करते हैं जब कोई मैटर एक फिजिकल चेंज के दौरान हमारे क्या होता रहता है। ठीक है, फिजिकल चेंज आता है। फिजिकल चेंज से मतलब कि मैंने कोई आइस ली, ठीक है, एक ग्लास में पानी ले लिया और उसको फ्रीजर में रख दिया। ठीक है, अब फ्रीजर में रख दिया तो वो जो आइस पानी था वो किस में चेंज हो गया, पहले आइस में, है ना, पहले क्या फॉर्म थी हमारा जो Liquid. वाटर था लिक्विड फॉर्म थी ना, वो Yes, किसमें ma'am. चेंज हो गई, सॉलिड में। सॉलिड में। ठीक है, अब लेकिन फिर से अगर मान लो मैंने इस सॉलिड जो हमारा इस वाटर था इसको मैंने हीट कर दिया, अब मैंने हीट किया तो क्या हो गया, हम फिर से लिक्विड फॉर्म में मैम चला फिर से जाएगा। लिक्विड लिक्विड में चेंज हो गया। लेकिन आपने देखा कि जो वाटर था वो जो पहले था उतना ही हमें मिल गया। मान लो हमने 100 लीटर वाटर लिया उसको मैंने सॉलिड में चेंज किया, फिर से उसको हीट अप करने पे हमें क्या हुआ 100 ही वापस मिल गया। तो इसमें Yes, क्या ma'am. हुआ, सिर्फ हमारी स्टेट चेंज हुई ना इसमें तो बेटा, है ना, Yes, ma'am. फिजिकल चेंज Yes, हुआ, ma'am. केमिकल चेंज नहीं हुआ उसमें, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है ना, कि उसका क्या हुआ, वो सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लिक्विड से सॉलिड में चला गया, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारी फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज आ जाए तो केमिकल चेंज जैसे अभी किया था हमने HGO वाला, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने मरकरी में क्या हुआ, हीट किया, तो यहाँ क्या बना, मरकरी अलग हो गया और ये क्या हुआ, ऑक्साइड्स अलग मिल गए हमको, है ना। Yes. Yes, यहाँ पे तो ma'am. मर्क्यूरिक ऑक्साइड था ना, लेकिन इसमें भी क्या हुआ,
इस केमिकल चेंज में भी कुछ मास में डिफरेंस आया क्या? नो नहीं ना, क्योंकि हमारे पास 100 ग्राम क्या था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड था। अब हमें मरकरी 93 मिल गई, ये 7 मिल गया। जब इन दोनों को ऐड किया तो तब भी 100 था मास हमारे पास। 100 तो हमारे क्या हुआ, सिर्फ केमिकल चेंज हुआ है ना। मास तो हमारा क्या रहा है, यस इक्वल ही रहा है, मास में तो हमारा कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया हमारा, जब मैटर फिजिकल और केमिकल चेंज में जाते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, देर इज नो चेंज इन द मास, ओनली द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज। ओके, Yes, ma'am. जिसका टेस्ट है लोगों का वो अच्छे से समझ लो, ठीक है। ओके, चलो अब बात करते हैं कि मैंने क्या लिया, एक लकड़ी का क्या हुआ, लॉग ले लिया, ठीक है। अब उसको क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, और जैसे ही हमने उसको गर्म किया, हीटअप किया, तो हमारे पास क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गए और कुछ वाटर, या फिर यूं समझ लो कि कुछ एशेज मिल गई, राख मिल गई और कुछ स्मोक मिल गया, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 30 ग्राम लॉग है, कोई 30 ग्राम क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसको मैंने 1 किलोग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो एसिड थी वो कितनी मिल गई, मैंने बोला कि 28 ग्राम एसिड मिल गई। और जो स्मोक था वो कितना मिलेगा फिर हमको, ये बताओ कितना मिलेगा, कौन बताएगा? मैम 1। हाँ 1, मैम तो 2 ये बैलेंस हो जाएंगे बेटा, बैलेंस करना, यहाँ कितना है 30 + 1, मैम 3 हाँ। अब मैंने बोला है कि जब यहाँ पे बोला ना कि हमको मास इक्वल करने हैं, जब यहाँ पे यस 30 है +1 है दैट इज 31, और यहाँ पर हमको 28 का ग्राम है उसका ऐश मिला है, और हमने बोला कि स्मोक की क्वांटिटी बताओ कितना मिला होगा, तो ऑब्वियसली जब हमको इक्वल करना है तो 28 + 3 31 होता है ना बच्चा। यस तो मैम। हमारा 3 ग्राम क्या हो जाएगा, स्मोक, स्मोक। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन मैम करो, चलो एक क्वेश्चन करो, लिखो, मैं बोलती हूँ, लिखो, हाउ मच ऑक्सीजन विल ऐड with 36 gram of carbon to give मैम one, रिपीट द क्वेश्चन okay, how much oxygen will add with 36 gram carbon to give 132 gram of carbon dioxide। आपके पास, पहले मुझे ये बताओ कि मेरी केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी। सिंपल है, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। क्या बनी मेरी केमिकल इक्वेशन? C plus gives us CO2 वेरी गुड, मीन्स C + O2 ये गिव CO2, ये मेरी केमिकल, वेरी गुड, चलो गुड। अब इसमें कार्बन कितना है? 36 ग्राम वेरी गुड। और ऑक्सीजन हमको निकालना है ना। यस और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बच्चा? 132 वेरी गुड। जब हमको 2 चीजें दी हुई हैं तो तीसरी निकालने में क्या होगा? बहुत इजी है, डैम इजी। आप लोगों मैथ पढ़ते हो तो आपको पता 96. होगा। 96, 96 ग्राम। वेरी गुड हाँ, दिया, 96 ग्राम। वेरी गुड। 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अरे वाह। चलो अब एक और क्वेश्चन लिख लो।
लिखो 5.2 gram of calcium carbonate like CaCO3 कैल्शियम का CaCO3 5.2 gram of CaCO3 मैम आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर बोलना। ठीक है लिखो 5.2 gram of CaCO3 heated and produced 1.99 gram of carbon dioxide means CO2 and CaO एंड प्रोड्यूस and produce 1.99 gram of carbon dioxide मतलब CO2 and 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 calcium oxide like lime soda lime पता है ना CaO left behind weighted 3.2 gram जो CaO का वेट है वो है 3.2 ग्राम। देन प्लीज मेरे को एक्सप्लेन करो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कैसे फॉलो कर रहा है। मैम क्या सॉल्व ये कर लिया, हम्म सॉल्व कर लिया। कर लिया तो क्या ये कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैम कर रहा है। क्या आया आंसर? यस मैम, हम्म 5.2 ही आया उसका भी, इक्वल्स टू प्लस करके। वेरी गुड 5.2 आया या फिर 5.19 आया? 5.2 आ गया कंप्लीट। कंप्लीट राउंड ऑफ 5.2 आ गया, राउंड ऑफ क्या किया मैम? ना? मैम यस 1.5 5.19 आया, फिर उसको 5.2 कर दिए तो फिर बस हो गया। वेरी गुड क्योंकि 5.19 अगेन हमारा राउंड ऑफ किया, ठीक है ना? यस सर। तो 5.2 हो गया और हमारा टोटल वेट तो था ही CaCO3 का कितना 5.2। तो हमारा ये किसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैम फॉलो कर रहा है ना? यस मैम। यस मैम वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख लो। देखो when 20 gram of NaHCO3 is heated, then 12.62 gram of Na2CO3 and 5.24 gram of CO2 is produced। मैम मैम रिपीट करना। जो मेरी केमिकल इक्वेशन है वो है NaHCO3, ठीक है, और वो प्रोड्यूस करती है हमारी Na2CO3 प्लस CO2, ठीक है। अब इसमें वेट लिखो, ये 20 ग्राम तो है हमारा NaHCO3, ठीक है, और 12.62 ग्राम है हमारा Na2CO3 और 5.24 ग्राम है हमारा CO2। तो ये बताओ कि कितना ग्राम हाइड्रोजन मतलब जो हमारा वाटर है वो प्रोड्यूस करेगा। पहले आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देन बैलेंस करना पड़ेगा, है ना? चलो करो, इक्वेशन बनाइए, बैलेंस कीजिए एंड देन टेल मी।
आ गया क्या आया बेटा? 2.14 ग्राम। ओके, और किसी का? मैम 2.14 ग्राम। वेरी गुड। और 2.14 वेरी गुड। तो सबका आ गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2.14 ग्राम। ठीक है, अब ये मतलब आपका जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ था वो अच्छे से समझ आया। ठीक है, कंजर्वेशन मास वाला अब अच्छे से समझ आ गया। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ आया No, ma'am. विद क्वेश्चन। नो मैम। चलो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये बताइए कि जो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये किसने दिया था? मैम ये मैम जोसेफ प्रोसेस ने दिया था इन 1799। वेरी गुड। ये किसने दिया था? डॉक्टर जोसेफ ने दिया था 1799। 99। वेरी गुड। और इसमें होता क्या है हमारा बेसिकली? A pure chemical compound always contains same element combined together in the same definite proportion by weight. हाँ, जैसे मतलब कहने का क्या मतलब है कि कोई भी प्योर कंपाउंड है, ठीक है, अगर हम उसको किसी भी अवस्था में ले लें, अवस्था का मतलब है किसी भी स्टेट में ले लें या फिर कहीं से भी ले लें, उसका जो एटम्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। जैसे हमारा H2O है जो वाटर है, अब ये वाटर कहाँ है? ये RO का वाटर हो गया। मान लो कि हमारे पास RO का वाटर अवेलेबल नहीं था, हमने बिस्लरी का पानी ले लिया। चलो, अब हम ऐसी जगह पर गए जहाँ पे बिस्लरी भी अवेलेबल नहीं था, तो हमने रिवर का वाटर ले लिया। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या देखा, जो ये वाटर का कॉम्पोजिशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वो क्या होंगे? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, राइट? हमेशा किस फॉर्म में होगा? लाइक 2:16 या 1:8। हमेशा यही कॉम्पोजिशन रहेगा, चाहे वो RO का वाटर हो, रिवर का हो, बिस्लरी का हो। लेकिन ये क्या हुआ, जो हमारे एटम्स है वो क्या रहेंगे? रिमेन सेम। Same. ठीक है ना? तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमारा क्या कहता है, कोई भी प्योर कंपाउंड कभी भी बना हो वो हमेशा सेम एलिमेंट रहेगा और उसका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो अब जैसे अब क्या है, अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, कोई रीड आउट कर सकता है इस एग्जाम्पल को? Yes, ma'am. चलो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। इसमें क्या हुआ कि हमने कार्बन और ऑक्सीजन लिया, ठीक है। जब हमने कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आया? CO2 आया। अब हमने एक और इक्वेशन ली जिसमें हमने CO3 को हीट अप कर लिया, तो हमें क्या मिला? लाइम मिला, क्विक लाइम मिला, और हमको क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब हमने एक और इक्वेशन ले ली NaCO3 वाली प्लस HCl। ठीक है, इसमें क्या मिल गया हमको? सॉल्ट मिल गया, वाटर मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। अब हमने क्या देखा कि इन सब में जो हमारा कार्बन है वो क्या है? कार्बन है वो हमारा क्या रहेगा? रिमेन सेम। हमें यहाँ पर जो CO2, ये जो CO2, ये जो CO2 या फिर ये जो CO2 मिला है उसका जो क्या है? मैम वो जो रेशियो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम Same. रहेगा। ऑलवेज लाइक 12:32। ठीक है, तो ये हमेशा किसी भी फॉर्म में हो, लाइक हमने जैसे वाटर लिया था वो किसी भी फॉर्म में हो, हमेशा जो रेशियो है कंपाउंड्स का, जो एलिमेंट्स का, वो क्या रहेगा? हमेशा सेम Same. रहेगा। लेकिन अब ये लॉ क्या हो गया? इस लॉ के कुछ लिमिटेशंस हो गए। लिमिटेशंस का मतलब कि सारी की सारी केमिकल इक्वेशंस इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगी। ठीक है,
कि जो हमारे एलिमेंट्स जिसके डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। पूरे आइसोटोप्स का क्या मतलब होता है, कोई मुझे समझाएगा? क्या आप लोग पढ़ चुके हो केमिस्ट्री? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? मैम रिपीट करना एक बार। मैं पूछ रही हूँ कि जो आइसोटोप है उसका क्या मतलब होता है बच्चा? आपने पढ़ा ना, आइसोटोप, आइसोबार पढ़ा है ना? तो कोई मुझे बताएगा क्या होता है आइसोटोप्स और आइसोबार में डिफरेंस? आइसोटोप में क्या होता है? मास नंबर डिफरेंट होते हैं। वेरी गुड। और आइसोबार में? Isobars में different elements having same mass number. वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल? मैम ऑर्गोन 4018। जैसे जो हमारा कार्बन है, Hydrogen, potassium, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? सेम एलिमेंट्स और इनका मास डिफरेंट है। एलिमेंट तो हमारा सेम है लेकिन मास क्या है, सबका डिफरेंट है। ठीक Yes, है, ma'am. तो इन एलिमेंट्स पे हमारा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है वो क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. अब बात करते हैं कि एक और चीज बताती हूँ। इसमें एक और ड्रॉबैक है इसका कि जो हमारा रिवर्स होता है, जब मान लो कि हमने कुछ किस केमिकल इक्वेशन का रिवर्स किया, लाइक हमारे पास दो केमिकल इक्वेशन है कि हमने ले लिया हाइड्रोजन, ले लिया कार्बन और HCHO ले लिया, ठीक है, और हमने ले लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, कोई बताएगा मुझे? मैम C6H12O6। वेरी गुड, C6H12O6। ठीक है, अब हमने क्या किया ये इसका नाम क्या होता है पता है किसको? ये होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है हमारा? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन देखो, अगर हम इन सब के मासेस का कंपैरिजन करें, जैसे हमने हाइड्रोजन का मास लिया, ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें भी क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। अब इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं बताओगे, कितने एटम्स यूज कर रहे हैं बेटू हम? 2 2। और कार्बन के कितने यूज कर रहे हैं हम? 1 कार्बन 12 क्या? Yes, ma'am. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 160 ऐसे आ गया। अब हमने कार्बन 6 है तो कार्बन 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? पहले हाइड्रोजन का देखो, पहले हाइड्रोजन कितना है? And 12. 12। अब कार्बन के कितने हैं? कार्बन का क्या होता है 12 और 12 6 जा, ऐसे कर दो 6 into 12 लिख लो, 72। ठीक है। और O6, O का क्या होता है 16, 16 into 6। अब इसको जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसका क्या 96। है ना, तो देखो 12 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यस मैम। निकल जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 1 रह जाए, सॉरी हाइड्रोजन का 1, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के क्या हो गए 8। अब 8। देखा क्या देखा हमने कि जो हमारा रेशियो है, रेशियो तो सेम है कि नहीं, रेशियो तो सेम है, लेकिन इनका नेमिंग क्या है, नेम क्या है इनके, डिफरेंट। डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का लॉ फेल हो जाएगा। ठीक है, फेल हो जाएगा। रेशियो तो सेम आ रहा है लेकिन हमारा क्या होगा, डिफरेंट नंबर, क्या सॉरी कंपाउंड के जो नेम है वो डिफरेंट हो जाएंगे। सेम कंपाउंड होना चाहिए था बट क्या हुआ, ये नहीं है, ये अलग अलग कंपाउंड है। जब हमारा रेशियो भी सेम है, जैसे मैंने बोला था वहां पे 1:8 आया था, तो हर बार क्या होता, वो H2O ही तो मिल रहा था हमको,
ये बात बताओ, जो हमारा 1:8 था उस पे हर बार क्या मिल रहा था हमको? H2O तो मिल रहा था, है ना? Yes, ma'am. जैसे आपने एग्जाम्पल देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, हमको CO2 तो मिल रहा है, CO2 CO2 CO2, और CO2 का जो हमारा क्या है रेशियो, वो सेम ही तो था, सेम है ना बेटा, है ना? लेकिन इसमें क्या हुआ, रेशियो तो सेम है, 1:6:8, 1:6:8, लेकिन क्या है, उनके केमिकल नेम क्या है, Different. है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा लॉ फेल हो गया ना, हो गया ना, Yes, ma'am. कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो वही चीज यहाँ पे बोल रही थी कि ये जो हमारा जो कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है वो एप्लीकेबल नहीं है अगर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट हो विद द डिफरेंट आइसोटोप। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारी कंपाउंड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है ना, जब कंपाउंड ही नहीं बनेगा तो फिर क्या क्या फायदा, उस केमिकल इक्वेशन का फायदा ही क्या जब वहां पे हमारा कंपाउंड ही नहीं बना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर हमको क्या है CO2 बनाना है, ठीक है, अगर हमने कार्बन 12 आइसोटोप कंबाइन किया विद द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, लाइक कार्बन का 12 लिया, ऑक्सीजन का 32, बट अगर हमने कार्बन 14 का आइसोटोप ले लिया तो हम क्या करेंगे, कार्बन का 14 और ऑक्सीजन का 32, तो यहाँ पर क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया, क्या हुआ, Different. है ना? लिया तो हमने कार्बन ही है ना, Yes, ma'am. लेकिन उसका क्या था, हमारा आइसोटोप डिफरेंट हो गया, है ना? तो इस वजह से हमारा ये लो क्या हो गया, यहाँ पर Fail. फेल हो गया। ठीक है, अब समझ आया Yes, ma'am. अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट करें या फिर छोड़ दें यहीं? मैम करते हैं। करते हैं। यस मैम। मजा आ रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. अच्छा चलो, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, कोई मुझे समझाएगा? आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हो। Yes, ma'am. मैम बताओ। वे जब दो When two एलिमेंट elements combine to form a one compound, then the mass of the one of the element which combine with fixed mass of other element are in simple Wu number ratio. वेरी गुड, वेरी गुड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि जब हम डिफरेंट टू एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए या फिर दो कंपाउंड बनाने के लिए, तो हम एक एलिमेंट का क्या मास वेट क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं, और जो अदर टू होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, एक सिंपल स्मॉल होल नंबर्स में होने चाहिए, है ना? Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वाटर लिया, ठीक है, एक तरफ Yes, से वाटर ma'am. ले लिया और एक तरफ मैंने क्या ले लिया, H2O2 ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2. और ऑक्सीजन कितना है हमारा, Ma'am, 16। 16. अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, Ma'am, 32. अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो क्या है हमारा, Same. फिक्स है कि भाई इसका कॉम्पोजिशन तो हम इतना ही लेंगे, हम इससे ज्यादा नहीं लेंगे। लेकिन जब हमने इस O का और इस O2 का कॉम्पोजिशन लिया तो ये किस रेशियो में आया, 16:32 या फिर 1:2। ये क्या हुआ हमारा, स्मॉल होल नंबर। कोई मुझे बता सकता है होल नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं हमारे होल नंबर्स? चलो ये बताओ। अब ये तो तुमने तो याद कर लिया कि स्मॉल होल नंबर है, 0 and all natural numbers. अरे वाह, आप लोगों को तो पता है, आई थॉट कि नहीं पता। हाँ, तो हमारे जो होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। या जो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि हमारे नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है, होल नंबर्स में हमारा 0 इंक्लूड होता है। वेरी गुड, अरे वाह मेरी इंटेलिजेंट बच्चे, वाओ। चलो, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हमने कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया,
नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले लिया, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन की। अब यहाँ पे हमने फिक्स किसको किया है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया है कि ये 28 पार्ट लेंगे, लेकिन इनका क्या है, ये हम जब हम इनको ऑक्सीजन का क्या है, अपने एलिमेंट्स अपने एटम्स को जब हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये क्या होंगे, स्मॉल होल नंबर्स में। लाइक 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 Yes. 4 जा या 3 जा Pizza. 16, ये कितना होगा, Forza. ये 5. 5 ये क्या हो गए हमारे स्मॉल होल नंबर्स। ये हमारा लॉ क्या, कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल multiple Proportion. proportion. जिसमें हम क्या कर देते हैं, एक का फिक्स कर देते हैं और दूसरे का रेशियो कंपेयर करते हैं कि उनका जो रेशियो हो वो हमेशा किस में आएगा, स्मॉल होल Whole नंबर्स में आएगा। चलो अब मेरे को थोड़ा सा रिकॉल कराइए कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या, फर्स्ट लॉ था वो क्या था, क्या बता रहा था? Ma'am, can I? यस बच्चा। Ma'am, basically this law deals with the relation between the mass of reactant and the product during the chemical change. During any physical or chemical change, the total mass of the product is equal to the total mass of the reactant. In other words, matter neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. Wow, rounds of applause for like who's this? Name please. Ma'am, Saima. साइमा, वेरी गुड साइमा। ओके, अब नेक्स्ट लॉ कौन बताएगा? मैं बताऊँ। बताओ। Ma'am, when any pure compound, however made, contains the same elements in the fixed ratio of their weight. For example, ma'am, this law deals with the composition of Ma'am, various for elements. example, Ma'am, C H2O. plus O2 gives CO2 hmm, and CH4 plus 2O2 gives CO2 plus H2O. वेरी गुड। मीन्स यहाँ पे हमारा CO2 क्या हो गया, एक फिक्स्ड रेशियो में चल रहा है, राइट? वेरी गुड। थर्ड कौन बताएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? May I? यस। It states that combine to form two or more compounds, then the masses of elements which combines with the fixed mass to other be a simple whole number ratio. For example, hydrogen and oxygen combine together to form H2O and H2O2 respectively. Then masses of O2, which is combining with the fixed mass of hydrogen, bear a simple whole number ratio, that is 1:2. वेरी गुड, कीप इट अप बच्चों। वाओ, आई एम सो हैप्पी। आप लोगों ने इतने अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों ने। वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, चलो अब हम अपनी क्लास को यहीं थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, ठीक है? और कल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है?